बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हमारे साथ हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, और उनसे मुतअद्दिद मौज़ूआत पे बात होगी। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आती हैं खैबर पख्तूनख्वा से, हर कोई अलग अलग दावे कर रहा है। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सलीम साहब, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में मैंने अक्सर ये जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा की लॉ और सिचुएशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बुरी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप जनूबी अज़ला खैबर पख्तूनख्वा के देखें, जिससे टांग, डी खान, बनू लकी, करक और ये कुरम आप देखें, फिर साउथ वज़ीरिस्तान देखें, नॉर्थ वज़ीरिस्तान देखें, फिर बाजोड़ देखें, मोमन देखें, तो ये सारे जो है ना इन इलाक़ों में जो है वो हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और आपने देखा होगा टीवी पे भी मुख्तलिफ़ औकात पे जिस वक्त मिलिटेंट्स के साथ होती है, झड़पें भी होती हैं, मिलिटेंट्स भी मारे जाते हैं, फ़ौज वाले भी शहीद होते हैं। और ओपनली अभी आपने रिसेंटली देखा ईद के चौथे दिन जो मौलाना के बेटे साहब के साथ एक इंसिडेंट हो, और हम हमेशा कहते थे कि हाईवेज़ ब्लॉक हो जाते हैं, सी पैक ब्लॉक कर देते हैं। तो दिन दहाड़े मौलाना साहब के बेटे को आपने देखा कि उन्होंने रोका, और ये हाई प्रोफाइल केस है जो आपने टीवी पे सबने और इस पर पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। ऐसे तो ऑफन होते रहते हैं, सरकारी मुलाजमीन देखते हैं जिस पर सरकारी कार्ड है, कोई फ़ौजी है, कोई एफसी का है, कोई सरकारी मुलाजिम है, अगवा करते हैं और उसके बाद तावान लेके उनको छोड़ते हैं। तो ये लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हमारी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आफ्टर द 18th अमेंडमेंट लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। उसके साथ अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझती है कि अगर उनको कोई ज़रूरत है तो वो एफसी और फ़ौज बुला सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान में है, सिंध में भी है, उन्होंने रेंजर्स बुलाए हुए हैं, फ़ौज भी कहीं ना कहीं है। तो सूबाई हुकूमत तो ये मानती नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है। कभी आपने देखा है कि 1 पॉइंट एजेंडा सूबाई असम्बली में कोई बहस हुई हो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? अभी क्योंकि हमारी अपोजिशन के मेंबरों की तादाद बढ़ गई है, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि हम पहले रिक्वेजिशन ही असम्बली की लॉ एंड ऑर्डर पे करवाएंगे। तो इसके ऊपर जो है अभी इंशाल्लाह बातचीत होगी, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो कोई संजीदा नहीं है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में। अगर वो संजीदा होती तो आप मुझे बताएं, कुरम की सिचुएशन तकरीबन 1 साल हो गया, रोड नहीं खुल सका। आप अपना ज़िला देखें, जिस मैं उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मौलाना साहब भी उस ज़िले से हैं, सीएम साहब भी उस ज़िले से हैं। सीएम साहब ने बताया ना कि डी खान में उसने कौन सी ऐसी कोई मीटिंग की जिस पर 1 पॉइंट एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर हो, उसने आईजी को बुलाया हो, अपने आईजीएफसी को भी दावत दी हो, या कोई ऐसी चीज़ की हो कि हम जनूबी अज़ला की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें। बनू में कोई ऐसी मीटिंग की हो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात की हो, कभी उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं। लेकिन सीएम साहब कहते हैं कि जी ऊपर की सतह पे कन्फ्यूजन है और हम बंदे पकड़ते हैं और वो रिहा करते हैं। उनके इस इल्ज़ाम के बारे में देखें, वो तो ऐसे बचगाना उसकी बात है। फिर मतलब है कि आप अगर आप बंदे पकड़ रहे हैं, मैं बंदे पकड़ रहा हूँ और आपके बहने में छोड़ रहा हूँ, तो फिर तो मेरी रेट नहीं है ना, फिर तो अपनी कमज़ोरी बेसी बता रहे हैं ना, फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। अगर आप कह रहे हैं कि आप गलत बंदे पकड़ रहे हैं और किसी कहने पे आप छोड़ रहे हैं, फिर तो आपकी बेसी है। फिर आप तो इसके अगर आप समझते हैं कि आपने गलत बंदा पकड़ा हुआ है और आप उसे छोड़ रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। और अगर मैं उनको सिफारिश करूँ कि गलत बंदों को छोड़ें, फिर तो मतलब है कि आप मतलब है कि आप फिर हुकूमत क्यों कर रहे हैं, फिर आपके पास आपकी रेट ही नहीं है। लिहाजा ये बातें करना कि आप अपनी गलतियाँ या अपनी कोताहियाँ किसी और की उसमें डालें तो गलत है। आप कहते हैं जी फ़ौज सूबे से निकल जाए और सिर्फ पुलिस कंट्रोल करे। बिल्कुल हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट पुलिस है, लेकिन पुलिस को कौन इक्विप करेगा? 700 अरब रुपए आज तक NFC अवार्ड के मद में 1% आपके पास आ चुके हैं। तो आपने क्या किया पुलिस के लिए? कौन सी कितनी इक्विप की अपने पुलिस? क्या आपके जो मिलिटेंट्स हैं, आपको भी पता है, जो अफगानिस्तान में जो असला छोड़ के गए थे नेटो फोर्सेस, वो उनके हाथे चढ़ा हुआ है। उनके पास स्नाइपर्स बंदूकें हैं, उनके पास नाइट विजन है, उनके पास थर्मल है। आपकी पुलिस के पास क्या है? आज आप फ़ौज निकाल लें अपने सूबे से, आप एक हफ़्ते भी सूबे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फ़ौज जो लड़ रही है ना, इंटरनली भी लड़ रही है, बॉर्डर पे भी लड़ रही है, इंटरनल भी आप देखें रोज़ाना कि उसके ऊपर वो कर रही है। हाँ, आप पुलिस को इतने ट्रेन कर लें या इक्विप कर लें कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हों, जैकटें भी हों, वेल इक्विप्ड भी हों, फिर हम कहें कि हम पुलिस हमारी वेल इक्विप्ड होगी, वो लड़ सकती है, तो फिर तो बात कर सकते हैं। लेकिन इस हालात में आप कहें कि नहीं सिर्फ पुलिस के हवाले कर दें, क्यों? उन बेचारों इतने पहले भी शहादत दी हैं, उनको आप शहीद भी करवाएंगे और निकलेगा भी कुछ नहीं। लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर फ़ौज निकले तो फिर इस वक्त सूबे के इदारे जो है वो नहीं कर सकते, एक हफ़्ता भी सूबा नहीं संभाल सकते। कैसे संभालेंगे? कि वसाइल ही नहीं उनके पास, कैसे संभालें? अब मैं पूछ रहा हूँ ना कि 700 रुपये कहाँ पर लगे हैं? ये अगर वेल इक्विप्ड हो जाते, वेल ट्रेंड हो जाते, हम कहते हैं बस ठीक है, और फ़ौज भी चाहती है। देखें, जब आप
एक्सटर्नल सिक्योरिटी बॉर्डर की हो, इंटरनल सिक्योरिटी आप फ़ौज से करवाएं, सैलाब में आप फ़ौज को बुलाएं, ज़लज़ला जाए फ़ौज को बुलाएं। पहले आपने एक एक्सपीरियंस किया वापडा में, अब पोलियो ड्रॉप्स रह गए, फिर हम कहते हैं कि जी फ़ौज इंक्रोचमेंट भी करती है। जब सिविलियन इदारे कमज़ोर होते हैं, नाकाम होते हैं, तो फिर उनको हम बुलाते हैं फ़ौज को कि आप हमें हेल्प करें। जब सिविलियन इदारे मजबूत होंगे तो हम बोलेंगे नहीं, हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। वो तो खुद चाहते हैं कि हम सरहदों के ऊपर हों। लेकिन उसके बावजूद भी तो मसला हल नहीं हुआ ना, मसला तो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। देखें, वो तो अक्रॉस दी बॉर्डर जब मिलिटेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आपके पास लोकल जो तश्कीलें हैं, मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डी खान में अगर आप देखते हैं लोकल तश्कीलें भी हैं, अक्रॉस दी बॉर्डर भी लोग आ रहे हैं, तो लोग तो आ रहे हैं। जब तक सूबा और मरकज़ वन पेज पे नहीं होगा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर वफाक कर रहा है, फ़ौज कर रही है और सूबा कहे कि नहीं हमने नहीं करना, हमने सपोर्ट नहीं करना, फिर ये चीज़ चल नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर वफाक के साथ बहुत से इशूज़ पे अगर आप बैठे भी हैं, IMF पे भी बैठे हैं, टैक्सों पे भी बैठे हैं, अपने फ़ायदे के लिए बैठे हैं, तो कौम के लिए और सूबे के फ़ायदे के लिए बैठ जाएँ। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मसला इसलिए भी हल नहीं हो रहा है कि गुड बैड की तफरीक से हम अभी तक निकले नहीं हैं। तो क्या ये गुड बैड के तकसीम अभी ख़त्म हो गई है? देखिए, ये बातें TV पे करना और इल्ज़ामात लगाना बहुत अच्छी बात है। ये बातें तो जब फील्ड मार्शल साहब आए थे तो आपने नहीं की थी। जब वो 2 दफ़ा हमारी एक मीटिंग थी, अभी भी जिरगा था, आपने जो बातें की, आपने जिरगे की बात की कि हमें रिवाइवल ऑफ जिरगा होना चाहिए। वो वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना ली थी, और ये चीज़ें अगर आप उस वक्त करते, मैं नहीं समझता। और फील्ड मार्शल साहब का जो पहले, इससे पहले का जो विज़िट है, जो जिरगे से पहले विज़िट था, उन्हें क्लियर कट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया कि मैं यहाँ पर ऑपरेशन कराने के लिए नहीं आया हूँ कि यहाँ पर ऑपरेशन हो, चीज़ें हों। लेकिन बाकी बात तो ठीक, जो आपकी रिट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज करे, जो आपके आइन और कानून को जो शख्स न माने और वहाँ पर जो है अपनी पैरेलल फोर्स ही बनाए। अब आप मुझे बताएं कि डी खान की जो हाईवे है पेशावर की, उसके ऊपर अगर नाके लगें असर के बाद, CPEC के ऊपर अगर नाके लगें असर के बाद, अपने CM साहब के फार्म हाउस के साथ ही नाके लगें असर के बाद, डी खान टांक रोड के ऊपर, तो रिट किधर है हुकूमत की? फिर आप बताएं। अगर असर के बाद भी, पहले तो शाम के बाद, तो दिन दिहाड़े भी नाके लगे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि रियासत गुड बैड की तफरीक से निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो गुड, ऑल तालिब, ऑल TTP और जो दहशतगर्द हैं वो सारे बैड हैं, कोई गुड नहीं उसके अंदर। और इस मामले में उनकी जो राय है वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा उसकी राय तो ठीक नहीं होगी। उसको तो आप कैसे, आप मुझे बताएं कि आप आपकी रिट चैलेंज हो, आपकी हुकूमत को चैलेंज करें, आपकी वो करें, तो उसके ऊपर आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये मोहसिन नकवी साहब ने, वज़ीर दाखिला ने जो कह दिया है कि बाज़ लोग भत्ते देते हैं TTP को, तो किसकी तरफ उनका इशारा है? कौन भत्ते देता है? ये तो मोहसिन नकवी साहब ने कोई साल सवा साल बाद ये ट्वीट किया है, लेकिन वो तो ख़ुद उसने जो है CM साहब ने कोर कमांडर साहब के घर जब वो गए थे ब्रीफिंग लेने के लिए, कॉल ऑन करने गए थे काबीना के साथ या ब्रीफिंग लेने गए थे, जो भी था, उन्होंने माना था कि मैं बता देता हूँ। आपके चैनल में गालिबन है एजाज़ सैयद साहब ने इस पर एक व्लॉग वो किया था, उसने उसमें बात की थी और उसको आज तक कंट्राडिक्ट CM नहीं किया। अनऑफिशियल हमें भी पता है, अभी तो नहीं, काफ़ी अर्से से दे रहे हैं। जब से इसरार गंडापुर का केस उस वक्त से ये उनको भत्ते दे रहे हैं। CM साहब खुद भत्ते देते हैं? किसको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है कि फिर सूबे के सरबराह अगर भत्ते दे रहे हो तो फिर फोर्सेस तो मैं तो मीडिया पे कहा कि वो भत्ता दे रहे हैं, उन्होंने खुद माना कि मैं देता हूँ। अच्छा, ये जो अमीर मकाम साहब की कमेटी बनी मरकज़ की सतह पे, तो ये कमेटी गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है? क्योंकि साबिका पाटा के मामला तो अब सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर आए थे और फील्ड मार्शल साहब आए थे, तो CM साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी एक जिरगा सिस्टम होता था और वो दोबारा उसको हम बहाल करना चाहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें आप भी होंगे, गवर्नर साहब भी होंगे, बाकी पार्टी के हमारे भी जो भी वो है उधर बाकी लोग भी होंगे। तो 2 मीटिंग इसकी जो है हमारी हो चुकी हैं। मैंने पहली मीटिंग में भी ये कहा था और दूसरी मीटिंग में अमीर मकाम साहब से मैंने यही कहा था कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो उसमें कहा कि शायद कोई इनकार, मैं कहा आप ऑफिशियल लेटर लिख लें ताकि रिकॉर्ड पे हो कि मैंने नुमाइंदगी के लिए आपको लेटर लिखे, आप एक अपना नुमाइंदा भेजें। फॉर्मर फाटा के जो नुमाइंदे हैं उनमें भी 3-4 लोगों की नुमाइंदगी उसमें होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मर फाटा का जो भी फैसला करें ताकि उनकी नुमाइंदगी हो। और दूसरी बात यह है कि आप ये हैंड ओवर कर दें प्रोविंस को, क्योंकि ये कानून साजी करना सूबाई हुकूमत का काम है, वफाक का काम नहीं है। तो हम इधर बैठ के और इस्लामाबाद में और इस पर टाइम ज़ाया करें और कहें कि हमने क्या करा, उसके बाद भी हमने सूबे के हवाले करना है, तो उनकी हवाले कर दें। और नॉर्मली तो देखें, जिरगा
आइनी तौर पर तो मुझे नहीं पता, शायद आपको ज़्यादा मुझे पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी कानून के तहत बना था या कब ख़त्म हुआ था, फिर किस कानून के तहत बनेगा। नॉर्मली तो हमारे पास मसालती कमेटी ज़िले के DRC होती हैं, ज़िले के लेवल पे या थानों के लेवल पे भी है, तो वहाँ पर भी उसी तरीके से बना रहे। और जिरगा तो देखें, मैं अगर सियासतदान हूँ, डी खान में फॉर एग्ज़ाम्पल मौलाना साहब हैं, CM साहब हैं, बाकी हमारे पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं हर ज़िले में ऐसे होते हैं, केसेस आते हैं फैसले के लिए, लोकल पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, हर ज़िले में जाते हैं, तो नॉर्मली चलता रहता है। अब आप स्पेसिफिकली इसको कहेंगे इसको लीगलाइज़ करें जिरगे को, ये तो गैर बात, लेकिन इसका काम प्रॉमिस के साथ है, फेडरल के साथ है नहीं, तो इस पर फेडरल मैं समझता हूँ कि टाइम ज़ाया ना करे और तो इस कमेटी का मकसद क्या है, हदफ क्या है? मैं समझता हूँ कि ये कमेटी जो है ना, ये चीज़ तो सूबे के हवाले कर दे। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में तो बहुत शोशा मैं सुन रहा हूँ पेशावर में कि शायद ये कमेटी जो है ना, ये 27वीं तरमीम आ रही है और ये कमेटी जो है फाटा को रिवर्स करेगी, दोबारा पुराने शेप में बहाल करेगी। कोई कहता है सूबा बना लेगी, कोई कहता है कौंसल बना लेगी। इस कमेटी का 1 पॉइंट एजेंडा है सिर्फ जिरगे का। और 27वीं तरमीम तो ऐसी है, आपकी जेब में भी एक पड़ी हुई है, एक मेरी जेब में पड़ी हुई है। हर इस्लामाबाद में जितने भी सियासतदान हैं और मीडिया के दोस्त हैं, उनके पास 27वीं तरमीम का अपना अपने 2-4 नुक्ते पड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं बस कल 27वीं तरमीम ने आना है और ये चीज़ें जो है इसके अंदर हो जानी हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि कोई हुकूमती सफ़ों में या ऊपर के लेवल पे फाटा मर्जर को रिवर्स करने का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? कोई इसके ऊपर ऐसे सच डिस्कशन नहीं हुई। उस दिन एक जिरगा आया था, ऑल फाटा जिरगा आया था, मेरे पास आया था पेशावर, फिर मैंने चेयरमैन सेनेट के साथ उनकी मुलाकात कराई थी। मौलाना साहब एक जिरगे की सरबराही कर रहे थे, उनका अपना एक जिरगा है, फाटा का जिरगा उन्होंने बनाया था अपनी पार्टी के उस प्लेटफॉर्म पे, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने आया था। और सब ये क्योंकि मौलाना साहब पहले भी जिरगे के उसके मर्जर के ख़िलाफ़ थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तकरीबन उसके फेवर में थी। देखिए मसला ये नहीं है कि मर्जर वापस हो या हो, 40 FCR ख़त्म है, 3 MPO से बंदा उठा नहीं सकते। बंदा उठाना हो तो कौन से 100 कानून और भी उठाने के लिए, ठीक है। आपने वहाँ पर सिविलियन रिट कायम करनी थी। आज मुझे बताएं कि आपके DC और SP का क्या इख्तियार है फाटा में, किसी भी फाटा के ज़िले में 8 ज़िले हैं, मुझे बताएं क्या इख्तियार है। हमने रियासत ने, वफाक ने कमिटमेंट की थी फाटा के लोगों के साथ कि हम 100 अरब रुपये सालाना 10 साल के लिए ख़र्च करेंगे। 8 साल हो चुके हैं, ठीक है। 8 साल में आपने कितने खर्च किए? पहली बात यह है कि वो फाटा के पैसे जो आते हैं वो 50-60 अरब कहते हैं हमने एलोकेट कर दिए हैं, रिलीज़ 25-30 अरब होते हैं, सूबे में जाते हैं, सूबा किसी और हड़ में ख़र्च कर लेते हैं कुछ पैसे, और 4-5-6 अरब रुपए या जो भी है वो जाते हैं इन 8 ज़िलों में, और 6-7 FRs हैं उनमें उनको जाना पड़ता है, तो वो पैसे वहाँ पर ख़र्च नहीं हो रहे। वो कमिटमेंट उन्होंने की। फिर आपने एक सत्याजीज कमीशन बना जिसमें अनऑफिशियली फैसला हुआ था कि 3% ऑफ NFC अवार्ड, वो आज 200 से 250 अरब बनते हैं। वो 200-250 अरब को भी छोड़ने आप 100 पे बात कर लें। यानी फाटा मर्जर में कोई खामी नहीं थी, बल्कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। आज मुझे बताएं कि आपके फाटा का नौजवान जब वो पेशावर आता है, जब वो इस्लामाबाद आता है, लाहौर जाता है, मुल्तान जाता है, कराची जाता है, वो वापस जब जाता है नफ़रत लेके जाता है। जब वो हमारी यहाँ पर जो लाइफस्टाइल देखते हैं यहाँ के स्टूडेंट के साथ जब वो कम्पीट करते हैं, आप मुझे बताएं कि फाटा के जो फॉर्मर फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं या किसी और बड़े शहर में पढ़ रहे हैं, वो छुट्टियाँ अपने गांव में नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है, अपने थीसिस हैं, वो वज़ीरिस्तान में या बाजोड़ में इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। आपका जो शहरी है जो इस वक्त UAE में है या मतलब है कि मलेशिया में, या जितने भी पश्तून हैं, वो पूरी दुनिया में हर किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते सिवाय अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उनके बच्चों के पास वहाँ पर जो है वो फैसिलिटी नहीं है, इसकी डेटा फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो देखिए आप तो ये तो मरकज़ का काम है, तो देखिए चीज़ें आपने किसके लिए बात की? हमने हर फोरम पे से बात की। देखिए बाकी चीज़ें, देखिए मैंने प्राइम मिनिस्टर उसने भी कहा बड़ा अच्छा आपका प्रोग्राम है, वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम। इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा यूथ खैबर पख्तूनख्वा में है। आप उनको भी लैपटॉप दें, उनको भी स्कॉलरशिप दें, ताकि लोग कहें कि जी वाकई वज़ीर-ए-आज़म का यूथ प्रोग्राम है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें देखें। आप अगर एक चीज़ देना चाहते हैं, आप दानिश स्कूल दें। आपने इस्लामाबाद में दानिश स्कूल बनाया, आपने पिछली हुकूमत में कमिटमेंट की वज़ीरिस्तान में दानिश स्कूल की, आप 4-5 दानिश स्कूल वहाँ पर बनाएं। आप कंपैरिजन करें कि आपकी सूबाई हुकूमत ये स्कूल आपको दे रही है जहाँ पर टीचर नहीं है, और मैं आपको दानिश स्कूल दे रहा हूँ जहाँ पर अच्छी एजुकेशन है। सिंध अगर समझती है हुकूमत के उनके पास अच्छे कॉलेज वो है, हॉस्पिटल्स हैं, पेशावर में बनाए उनके लिए हमने कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सूबाई हुकूमत उनको KP हुकूमत उनको ऑन नहीं करती। वरना मुझे CM सिंध ने कहा कि हम आपको बना के देते हैं,
NICVD SUD टाइप एक मॉडल टाइप देते हैं पेशावर में, वहाँ पर ज़मीन भी मौजूद है रिंग रोड के इसे मोटरवे के चौक के साथ 100 कनाल, लेकिन वो जो है सूबाई हुकूमत फिर उस पर आ जाए कि नहीं हम तो हमारा अपना इतना अच्छा सिस्टम है, आप क्या करते हैं बीच में। अच्छा नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, एक मरकज़ के ज़िम्मे जो सूबे के वाजिबात है, नेट प्रॉफिट का मामला, इस मामले में आप नहीं समझते कि सूबाई हुकूमत हक़ बजानिब है कि मरकज़ में अपना हक़ नहीं दे रही? देखिए, हक़ बजानिब है लेकिन मांगने का तरीका गलत है। हम अपोजिशन में, पिछली हुकूमत में भी हम अपोजिशन में थे, अभी भी थे। पिछली दफ़ा भी हमने कहा कि अगर आपकी इतनी जुर्रत नहीं है कि आप जाके अपने वफाकी हुकूमत से कुछ मांग सकें, आप एक यहाँ पे जरिया बनाए, एक कमेटी बनाए ताकि हम वहाँ पर जाएं इस्लामाबाद में और अपना हक़ मांग सकें। नहीं बना। अभी भी हम कहते हैं कि आएँ, चलो पिछली दफ़ा तो आप बड़े कमज़ोर थे, आप गूंगे और बहर हो चुके थे, आप अपनी चीज़ें नहीं मांग सकते कि नौकरी ना चली जाए। अब तो आपकी मुखालिफ हुकूमत है वफाक में, आप जरिया बनाएं और बताएं कि हमारे जो है वफाक ने हमारे ज़िम्मे ये पैसे हैं, हम जाएंगे, हमें चाहिए कि हम जाएं और उनसे दलील और दलाइल से बात करें। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बाप भी मुझे चीज़ देगा, चाय की प्याली देगा, बोलेगा मैं नहीं देता, और अगर मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि यार ये मुझे चाय की तलब है, मुझे चाय चाहिए, तो आप मुझे चाय दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से सूबा वफाक से पैसे मांगता है और जो उसका स्टाइल है, उससे इनको 1 रुपये भी नहीं मिलना। लेकिन सूबे का हक़ है कितना, फाटा मर्जर की मद में देखा जाए और नेट प्रॉफिट की मद में देखा जाए? देखिए, फाटा मर्जर तो अभी आप देखें ना कि आपकी एवरेज 75,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका सूबा था, अब मर्जर के बाद 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एवरेज आपका हो चुका है। 55 लाख आबादी सरकार के हिसाब से हो चुकी है ऐड KP में। लेकिन फाटा के फॉर्मर फाटा के हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि नहीं, कोई कहता है 1.25 करोड़ है, कोई कहता है 1.5 करोड़ है, हम 55 ही मांग लें तो 17 पॉइंट समथिंग हमारा डिविजन पूल में जो हिस्सा बनता है वो हमारा जंप करेगा 19% में, क्योंकि आबादी भी बढ़ गई है, स्क्वायर किलोमीटर भी बढ़ गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कमिट किया था पेशावर में कि शायद वो अगस्त में जो है वो, और वो पैसे पिछले 5 सालों में नहीं मिले, जब PTI की हुकूमत थी तब भी और जिसकी भी हुकूमत थी वो तो देखें, वो इसमें जो हमने 100 अरब रुपये सालाना का हिसाब अगर हम लगाएं तो वो जो 10 साल के लिए थे, 8 साल गुजरे, उसमें से आधे भी नहीं मिले। ये तो सिर्फ मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात है, जिसको आपने कहना है कि आप हमारे उसमें शामिल हो जाएं। उसमें सूबे में देखें बिजली की मद में है, आज मुझे बताएं कि पानी की मद में 1991 एकॉर्ड के बाद जो पानी का हिस्सा बनता था खैबर पख्तूनख्वा का, वो हमें नहीं मिला। रेनी कैनाल बन चुकी है, थल कैनाल पंजाब में बन चुकी है, कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे हमारी तो भी कोई, हमें तो हमारा पानी तो इस्तेमाल फॉर एग्ज़ाम्पल रियासत कर रही है। पंजाब और सिंध तो बीच में नहरों पे लड़ रहे थे, हमें जो अपना हिस्सा जो हमारा बंद था 91 एकॉर्ड के बाद वो हमें नहीं मिला। और अगर वो रियासत इस्तेमाल करिए उसके भी तो हमें चाहिए कि अगर आप हमारा पानी इस्तेमाल करें उसके भी तो हमें कोई अभियाना वगैरह दे दें, वो भी नहीं मिला। तो इसके ऊपर नहीं, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए हमने कोई मैकेनिज़्म भी तो नहीं बनाया ना। देखिए, मैकेनिज़्म तो वफाक दे देना ना। अभी जैसे चश्मा लिफ्ट कैनाल उन्होंने अप्रूव की थी, उसके भी टेंडरिंग प्रोसेस में, जब वो आएगी तो उसके बाद हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। लेकिन 91 एकॉर्ड के बाद बाकी तीनों नहरों तो तकरीबन एक कच्ची कैनाल रह गई जो कि बलूचिस्तान में कंप्लीशन पे है, हमने तो अभी तक शुरू ही नहीं की। बाकी तो सिंध और पंजाब में तो अपनी नहरें बना के उस पर ज़मीनें भी आबाद करना शुरू कर दी हैं और सब कुछ उनका सिस्टम भी शुरू हो गया। हमारा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, हम इस चीज़ में भी फिर देखें बिजली की मद में अगर आप देखें, सबसे सस्ती बिजली हम पैदा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे ऊपर है, सबसे ज़्यादा गैस पेट्रोल हम पैदा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हमारे ऊपर है। अब आप मुझे बताएं कि अगर जब गंदम का सीज़न आता है, DC खड़ा हो जाता है पंजाब में, कहते हैं ज़िला बंद हो गया, आप गंदम खैबर पख्तूनख्वा नहीं लेके जा सकते। और अगर हम ये चीज़ रियासत को दे रहे हैं, पोल्ट्री का जब वो होता है ज़रूरत होती है और कमी पेश हो जाती है, DC बॉर्डर बंद कर देता है कि आपने बॉर्डर पोल्ट्री भी जो है वहाँ KP नहीं जा सकती है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमने हमेशा ये बातें की हैं वफाक से कि ये चीज़ें, अब मुझे बताएं कि आपका जो वापडा है 24,000 मुलाजमीन है सूबे में, इस वक्त सीटें कितनी वैकेंट आपको पता है? 14,000 सीटें वैकेंट हैं। 10,000 पे आप पूरा वापडा चला रहे हैं सूबे का, और वफाकी हुकूमत भर्ती नहीं कर रही। ऑस्ट्रेलिया ड्राइव पता नहीं क्या चीज़। कई दफ़ा हमने कहा कि आप जो सीटें बची, आप मुझे बताएं चोरी कैसे रोकेंगे?
वापडा वाले ड्यूटी कैसे करेंगे जब उनके पास 14,000 सीटें वेकेंट पड़ी है? कौन ड्यूटी करेगा? आप एक बंदे से एक इंसान से आप कितनी ड्यूटी करेंगे? तो ये चीज़ें जो अच्छा, ये यहाँ पे सीटें वैकेंट है। अभी जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी को बना दिया गया फेडरल कांस्टेबलरी, तो उसमें भी ANP को एतराज़ है कि जी इससे पख्तूनों की वैकेंसियाँ कम हो गई। देखिए, मैं उस पर कुछ हद तक उनसे एग्री भी करता हूँ। अगर फेडरल बन गए तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप जितना कोटा खैबर पख्तूनख्वा का रेंजर्स में है उतना फिर आप बना लें, लेकिन उसमें भी आपका शर्त ये हो कि क्योंकि वहाँ पर FC में आप पश्तून जो हमारे कौमें थी उनके लोग भर्ती होते थे, ठीक है। अब ये है कि अगर आप फेडरल बनाते हैं, में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप उसमें भी वही पश्तून भर्ती करें। कोटा उतना ही पंजाब और सिंध को दें जितना FC उसमें रेंजर्स में हमारा कोटा है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो उस हिसाब से कोटा रख दिया गया है। अगर उस हिसाब से कोटा रखा है जितना खैबर पख्तूनख्वा का कोटा पंजाब और सिंध के रेंजर्स में है, तो फिर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो अगर ये वसी कर रहे हैं, अपने ये जो है प्लाटूनें बढ़ा रहे हैं, तो हमारे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए। अगर हमें जॉब्स मिल रही हैं, और वो बात ठीक भी है। अगर हमारे जो कोटे में जो KP में हमारे पास जो FC मौजूद होती है, कभी वो कश्मीर जा रही है, कभी इस्लामाबाद जा रही है, कभी किधर जा रही है, अगर लोग ज़्यादा भर्ती हो जाते हैं यहाँ पे परमानेंट वो पोस्टेड हो जाए, जो हमारी प्लाटून हमें वापस मिल जाएंगी। अच्छा, वज़ीर आला से तो आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई ना? सेनेट में तो आप यकजान दो कालब हो गए। मैं तो नहीं था। नहीं, आप क्यों? असल बादशाह घर तो आप थे सब। नहीं, मैंने जब शुरू हुआ सेनेट का इलेक्शन तो मैंने कहा कि आपको चाहिए कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के विजन को फॉलो करें। 2008 से 13 तक जब हमारी हुकूमत थी तो हमने बिला मुकाबला इलेक्शन चारों सूबों में करे थे सेनेट के, और पार्टी जिस चीज़ की जो भी थी सीटें उसके हिसाब से हमने दी। तो मैं हमारी 5 बनती, आपकी 6 बनती, आप वो कर लें। और वरना तो ऐसे है कि फिर 30-35 हज़ार MPs हैं, फिर उनके अपना फैसला किधर जाते हैं। फिर हमारी ख्वाहिश होगी कि हम 6-7 सेनेटर्स बनाएं, और हम बना भी सकते थे, क्योंकि 30-35 जो है उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगती थी, तंग भी बड़े थे, राब्ते में भी थे और हैं। तो फिर लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन बैठे, हमने अपने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को इख्तियार दिया, और हमारे पास है कि जी बस बिला मुकाबला हम कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बिला मुकाबला नहीं, वो PTI ने अपने कैंडिडेट विड्रॉ करने हैं। तो PTI के कैंडिडेट विड्रॉ नहीं हो रहे थे, आखिरी रात तक विड्रॉ नहीं हो रहे थे। फिर हमने तो अपने जो हमने ज़बान दी थी हम उस पर कायम थे। तो हमने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को थी, वो उनके साथ मीटिंग में थे, मैंने कोई मीटिंग इस पर सेनेट के इलेक्शन में नहीं की। यानी ये फार्मूला आपका था पेश करता था कि एक ही साथ इत्तेफाक से तकसीम किया मेरे इलाके के मैं थोड़ी इज़्ज़त बच जाए हमारे CM साहब की। अगर हम 10 सीटों पे 2 सेनेटर्स निकाल सकते हैं तो फिर हमारे पास 90 सीट होती तो हम कितने सेनेटर्स निकाल दें? वो सूरत में फिर आपके पास 90 होती नहीं, अगर हमारे पास 90 होती और मैं CM होता और मेरे पास 90 सीट MPs होते तो हम अगर 10 पे 2 निकाल सकते हैं, फिर तो हम अब भी तो एक आप लोगों ने उनसे ले लिया ज़्यादा ना। क्यों आपने ज़्यादा ले लिया? अपने इस्तेहकाक से ज़्यादा आप लोगों का तो एक भी हिस्सा बनता था, आप लोगों ने 2 ले ये तो टेबल टॉक होती है। अगर आप टेबल टॉक में इतने कमज़ोर हैं तो फिर तो ये तो हम टेबल टॉक, हमने कहा हमारे 5 बनते हैं, हमने 6 बने। मैथ्स उनकी कमज़ोर थी या ठीक थी, हम समझते कि हमने अपने इससे कि मतलब ठीक लिए। लेकिन ये क्यों होता है कि इस मरतबा भी फिर सब पार्टियों ने सरमाएदारों को दे दिए टिकट? सरमाएदारों को सब पार्टियों ने, तो ये पहले भी सेंटर्स हैं तकरीबन सारे। हाँ, पहले भी पैसे वाले थे। नहीं, इसमें देखें पीपल्स पार्टी ने माजी में शहीद कमर अब्बास की बेगम को भी टिकट दी। तंगी से हमने, हमारे एक वकील थे वो शहीद हुए मोहतरमा शहीद के साथ, उसके भाई को भी मैं टिकट दी। सिर में भी ऐसे दी। हमारे पास जो नए आए थे वो तलब महमूद साहब थे, रुबीना खालिद हमारी पुरानी कैंडिडेट थी। और नून में जो है वो इसके बेटे हैं अमीर मकाम साहब के, और टेक्नोक्रेट पे जो उनके आए हैं वो पहले भी मतलब है कि सेंटर रहे हैं, लेकिन वो PMLN पे रहे, इस दफ़ा वो JY पे टिकट भी लड़े टिकट। अच्छा, जब सेनेट के लिए आप लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं, एक हो सकते हैं, शीरो शकर हो सकते हैं, तो सूबे में अमन व अमान के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? बिल्कुल, मैं तो पहले दिन जब गवर्नर बना था मैं कहा सूबे के अमन व अमान के लिए, सूबे की तरक्की के लिए बिल्कुल हम हर किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन संजीदा हों। हुकूमतें फ़ैसले करती है, हुकूमतें APC नहीं बुलाती हैं। ये आएँ पार्लियामेंट में आए, सूबे में आए और बोलें हमें एतबार दें कि वाकई ये कमिटेड है सूबे में नुमान के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, तो फिर हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये 2 रोया काम होगा और ये चीज़ें होंगी तो मतलब है कि जब माजी में जब मिलिटेंट्स आए, कौन लेके आया था?
कौन गए थे, और उसके बाद जब ये दफातर भी खोलना चाहते थे, आज भी जो 1 सवा साल हो गया जो इनकी प्रैक्टिकल जो इनकी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें इन्होंने कभी भी सूबे में अमन अमान के लिए 1% भी काम नहीं किया। 1% भी काम नहीं किया। डेर इस्माइल खान CM का ज़िला नहीं है, वो उसके हेड नहीं है। क्या उन्होंने डेर इस्माइल खान कभी मीटिंग की कि मैं ये जो हाईवेज़ रोज़ाना की मेरी नाक कट रही है, रोज़ाना हाईवेज़ भी ब्लॉक होते हैं, डी खान टांग रोड भी ब्लॉक है, अदालतें जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चलते हैं। इनका अपना जो शहर है तहसील है कुलाची, आज तक वो अपने घर नहीं जा सका। वहाँ के दफातर जो डी खान में है, बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर जो है वो डी खान में है, बाकी दफातर वो डी खान में है। वज़ीरिस्तान की जो है वो अदालतें जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चलती हैं, कुरम की अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चलती हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कंफ्यूज कर दिया है। ऑपरेशन की बात आती है तो सब उसके ख़िलाफ़ मैदान में आते हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। आपके नज़दीक क्या हल है इस मसले का? मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक इसका ये हाल है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक फ़ैसला करना पड़ेगा कि हमने ये क्या करना है। अगर हम समझते हैं कि ऑपरेशन ना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका हल बताएंगे कि ये मिलिटेंसी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि हमने टारगेट ऑपरेशन करने, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने, तो हमें बताएंगे कि यार ये है। देखिए, आज मुझे जो लग रहा है वो एतमाद का फुकदान है हम में, इदारों में और आवाम में। जब ये एतमाद हम आपस में जब तक हम बहाल नहीं करेंगे, हम जो कुछ भी कर लें हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ जो है वो एतमाद का जो है वो बहाली है कि एतमाद बहाल हो जाए। ठीक, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर की प्रायोरिटी इस वक्त ब्रेक है, तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आए ओनर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, ज़रा सियासत पे बात हो जाए। सियासत में क्या हो रहा है? 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है? 5 अगस्त को शायद बारिश होगी या धूप निकलेगी, मैंने भी नहीं देखा मौसमियात क्या होगा, पता नहीं। सियासत में क्या होगा? PTI की तरफ से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसी क्या होगा 5 अगस्त? देखिए, इन्होंने जो है वो 5 अगस्त का एक शोशा छोड़ा था कि 5 अगस्त को हम एक मोमेंटम बनाएंगे और 5 अगस्त हमारा पीक डे होगा और हम पत्नी क्या तबाही कर देंगे, चीज़ें कर देंगे। फिर आपने देखा कि हमारे सूबे से एक बहुत लंबी चौड़ी बारात गई लाहौर, और एक फार्म हाउस में जाकर ठुस हो गई। वहाँ पर CM साहब कहते नहीं 5 अगस्त नहीं, 90 दिन। वो 90 दिन में तो मुझे किसी डिक्टेटर की बू आ रही थी कि एक डिक्टेटर था जो 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहता था। और फिर वही जो है वही उसी फार्म हाउस से उठे और बारात वापस आई। उसमें ATM मशीन थी जिसको उन्होंने कहा कि आप आकर हमारा सेनेट का इलेक्शन लड़ें। और मुझे नहीं लगता कि अब तो फ़िलहाल इस वक्त जो पोजीशन ये चल रही है कि PTI के अपने अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इनको ये पता नहीं कि हमने 5 को करना। तो मुझे नहीं लगता कि अब पहली बात यह है कि मुझे बताएं कि पिछले 1.25 साल से जब भी इस्लामाबाद पे चढ़ाई हुई है, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से कितने काफ़िले हैं, एक गाड़ी तक नहीं आई है। सिर्फ सरकारी PTI है जिसको DCs ने, TMAs ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ पकड़ के दी, खर्चा दिया कि आप जाएँ पेशावर और इस्लामाबाद। बाकी मुझे पता है पंजाब के 2-4 सियासतदान हैं जो कि सिर्फ बचे हुए इनमें, उन्होंने तो पनाह ली हुई है CM हाउस पेशावर में, वहीं से वो पार्टी चलाते हैं। तो बाकी जुलूस कौन लेके आएगा? अच्छा, जुलूस तो हुकूमत इसको अपने लिए कोई थ्रेट नहीं समझती PTI के एहतजाज को मुमकिन है? देखिए, अगर एक पुरअमन एहतजाज होगा तो हर किसी का जमहूरी हक़ है कि वो एहतजाज करें। अगर आप करेंगे कि जी हम असला लेके आ रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, और आपने देखा कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से भी जितने भी हमारा मशीनरी थी, चीज़ें थी, वो लेकर आए। अभी तक कुछ इस्लामाबाद में अभी तक खड़ी हैं, वापस नहीं लेके जा सके। लोगों की गाड़ियाँ जो किराए पे लेके आए थे वो भी अभी तक कन्फिस्केटेड हैं, उनकी ज़मानतें अभी तक नहीं हो सकी। तो अगर इस तरीके से आप आएंगे और बोलेंगे कि हम ऐसे हमलावर होंगे तो फिर तो कभी हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। किसी स्टेज पे मौलाना साहब और PTI का मुश्तरका एहतजाज हो सकता है? आपके पिछले प्रोग्राम के वो चेक करें, उसमें क्लिप्स मेरे, तो मैंने कहा था कि ये तो सियासी क़यामत की निशानी होगी। मुश्तरका तो मैं नहीं समझता, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से PTI के रहनुमा रमज़ान के महीने में पिछले में जिस तरह तरावी और सहरी और अफ्तारी हम मौलाना साहब के साथ करते थे और उनके पाँव पड़ते थे कि आप हमारे सियासी मसीह हैं, हम इस गर्दाब से निकालें,
तो मैंने पहले भी कहा था कि पीटीआई के 2 चैप्टर हैं, केपी चैप्टर और एक इस्लामाबाद चैप्टर है। इस्लामाबाद चैप्टर उनके पाँव पड़ता है और पेशावर चैप्टर उनके गले पड़ता है। आप देखें पिछले दिनों जिस तरीके से मौलाना साहब और हर किसी का एक जमहूरी हक़ है कि वो कहें कि जी पार्टी के अंदर जो है वो चेंज आ जाए, तो हम तो पार्टी के अंदर चेंज नहीं चाहते, हमारा मकसद तो अदम एतमाद है। मौलाना साहब शायद पार्टी के अंदर चेंज की उन्होंने बात की थी और उस पर सीएम ने रिप्लाई भी किया था। जिस तरीके से उनकी आपस में आपका मकसद अदम एतमाद क्यों है और किस बुनियाद पे है? आपके पास अक्सरियत ही नहीं है। कितने हमारे पास? आपके पास तो टोटल 3 दर्जन होंगे मैक्सिमम। 52 है ना, अपोजिशन के पास 52 है। हाँ, हुकूमत के पास कितने? हुकूमत के पास 90 है। नहीं, आज़ाद को छोड़ के माइनस आज़ाद, तो कितने हैं? हुकूमत और हम में से थोड़े वोटों का फ़र्क है। 30-35 आज़ाद हैं, ठीक है। उस 30 हमें चाहिए 15 से 20, ठीक है। उन्होंने फ़ैसला करना है, वो इंडिपेंडेंट है, कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, कोई भी उनके ऊपर जो है वो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। तो जिसमें हमारे पास एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक़ बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। नहीं, इस वक्त आपके पास टोटल कितने मेंबर हैं जो कि अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं? ये तो खुफिया बात है, बतानी नहीं होती, जब तैयारी हो जाएगी फिर आपको बताएंगे। ये आप वैसे ही नहीं उनको डराने के लिए करते हैं, बाकी ग्राउंड पे कुछ नहीं। देखिए, हमने पहले भी कहा था हम 5 सेंटर बनाएंगे, हमने बना के दिखाए। अभी भी कह रहे हैं इंशाल्लाह अदम एतमाद करके दिखाएंगे। माजी में भी कहा था कि जब हमारी इमरान खान के खिलाफ हमने अदम एतमाद लाए थे, हमने कहा था हम करके दिखाएंगे। आप ही कहते थे कि नहीं हो सकती, कर दी, तो इंशाल्लाह आपको सूबे में भी करके दिखाएंगे। कितने तारीख हमेशा लिखी जाती है। अच्छा, तो तारीख को आप दे सकते हैं कि कब तक कैसा हो? वो तारीख मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री कह रहा हूँ। हाँ। तारीख मैं आपको नहीं दूंगा, मैं तो तारीख कल भी हो सकती है, हफ्ता बाद भी हो सकती है, महीना बाद भी हो सकती है, लेकिन आप मुतमईन रहें इंशाल्लाह। नहीं, ज़्यादा क्या हफ्तों की बात है, महीनों की बात है? मैं ये क्लिप नहीं चलवाना चाहता कि आप हफ्ते बाद बोले कुंडी साहब तो हफ्ता का क्या गया, हफ्ता गुजर गया और जो है ना। तो इसका मतलब फिर ये है ना कि ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके? आप जो भी समझ लें इंशाल्लाह। हाँ। हम आपको मुतमईन कर लेंगे। चले देखते हैं कि आप हमें क्यों मुतमईन करते हैं। लेकिन ये वैसे जमहूरी रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं है कि लोगों ने मैंडेट उनको दिया है और आप उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाना चाहते हैं? इनका भी जमहूरी हक़, अगर इनके पास मेंबर्स अगर कोई ऐसे इंडिपेंडेंट है, बाकी उनके साथ अगर मिलते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ मिलती है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वफाक में, उनके भी जमहूरी हक़ अदम एतमाद। अब क्या मैंडेट दिया? अगर एक इंडिपेंडेंट MPA है, उसका मैंडेट तो अवाम ने दिया ना, वो किसी पार्टी के उस पर तो नहीं है, सिंबल के ऊपर तो नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसकी मर्ज़ी जिधर वोट डाले। और ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में जरदारी साहब की रिटायरमेंट का, ये क्या सूरत? सियासतदान कब रिटायर होता है मुझे बताएं? सियासतदान कभी ज़िंदगी में रिटायर नहीं होता। अफवाहें देखें, हमारे बगैर, जरदारी साहब के बगैर TV चैनल्स तो चलते भी नहीं हैं। TV चैनल्स की रोज़ी भी जरदारी साहब की बरूद मिन्नत है। जब कुछ नहीं मिलता तो कहते चलो जरदारी साहब को ही उठा लें। माजी में भी हमने -1 देखा सुना था, फिर कहते थे बिलावल साहब और जरदारी साहब के दरमियान डिफरेंसेस हैं और पत्नी क्या चीज़ है। फिर एक खातून ज़मानी साहबा, कोई खातून थी, वो लेके हर चैनल का जो है वो एंकर, सारे थे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो लाइन में खड़े थे कि पत्नी कौन को जल्दी इंटरव्यू करेगा और पत्नी क्या हो जाएगा। मैंने नहीं किया था, मैंने सारे नहीं कहा ना, उन माइनस में आ गया। तो आप देखिए आज वो किधर हो खातून। तो ये चीज़ें बड़ी चलती रहती हैं और ये पहले बताया ना, रिटायरमेंट खुद तो कोई नहीं लेता और आपके पास 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए हटाना पड़ता। तो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम में मिसाल डालने के लिए ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, एक एतराज़ ये हो रहा है कि जी गवर्नर साहब अपने सूबे में कम और इस्लामाबाद में ज़्यादा होते हैं। देखिए, वो जो जलते हैं उनको जलने दें। मैं इस्लामाबाद में अक्सर औकात आता रहता हूँ, मीटिंग्स होती है। एक तो हमारा ये कि हमारे डिप्लोमेट्स के साथ, क्योंकि हमें वहाँ पर इनकी बदौलत जो स्वात इंसिडेंट हुआ था, मेजॉरिटी जो है 95% डिप्लोमेट्स को NOC नहीं देते खैबर पख्तूनख्वा विजिट करें। अब ये कहते हैं हमने सूबे में अमन कायम कर दिया। पेशावर की NOC भी फ़ॉरेन ऑफिस नहीं देती किसी एम्बेसडर को, मेजॉरिटी एम्बेसडर्स को कुछ ना कुछ को दे देती है कि वो पेशावर जाकर विज़िट करें। तो उनके साथ मीटिंग्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ जो फंड वो वाले, उनके साथ मीटिंग्स के लिए में आना पड़ता है और फिर पेशावर जाना पड़ता है। इसके अलावा सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होती? मैं तो सियासतदान हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्यों नहीं करूँगा मैं? क्या बोलूँ? नहीं, आप गवर्नर भी है, गवर्नर के लिए सियासी सरगर्मियाँ तो कौन सी? मैंने यहाँ पे जलसा किया है, सियासी एक्टिविटीज़ क्या? वो पुराने गवर्नर तो PTI के स्टेजों पे गिटार बजा रहे होते थे, उस वक्त आपको कुछ नहीं। PTI अब मैं भी गिटार बजाना शुरू कर दूँ? नहीं, PTI तो दूसरी तरह के वो है। लेकिन हमारे सामने खैबर पख्तूनख्वा में हिदायतुल्लाह चमकनी साहब की मिसाल है कि जब वो स्पीकर बन जाते थे
तो पार्टी से इस्तीफ़ा दे देते थे। इसी तरह जितने भी गवर्नर होते हैं तो गवर्नर के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी मैं तो इस्तीफ़ा दिया, अभी तो हमारे पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नदीम अब्दुल चंद साहब हैं। नहीं, इस्तीफ़ा तो आपने उससे दे दिया, लेकिन आप वज़ीर आला से मुतालिक रोज़ाना बोलते हैं, आप सियासत करते हैं, आप सियासी बयानात देते हैं। मैं वज़ीर आला को बोलूँ कि तुम करप्शन कर रहे हो, मत करो, नौकरियाँ मत बेचो, फ़ंड मत खाओ, ठीक है, स्वात इंसिडेंट होता है, टूरिज़म का वज़ीर आला हो और इसी किस्म के बयानात दे। वज़ीर आला ख़ुद कहे कि मेरे वज़ीर ने जो है वो हॉस्पिटल में करप्शन की है। एक उठता है कहता है हमने इफ़रान ने गंदम खा ली है, दूसरा उठता है उसने कहा चीनी के स्कैंडल मुलव्वस है। अब मुझे बताएं कि पहले हम सुनते थे कि मस्जिदों में चप्पल चोरी होते हैं, घड़ी चोरी होते हैं, यहाँ पर सोलर पैनल चोरी हो गए हैं। आप देखें कितने स्कैंडल्स आ रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा नहीं, आप करप्शन करते जाएँ, नौकरियाँ बेचते जाएँ, कमीशनें खाते जाएँ, मैं खामोश हूँ, बिल्कुल करो, ये बात नहीं करूँगा मैं। नहीं तो गवर्नर का ये काम है क्या कि वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ अभी आप ख़ुद कह रहे थे अदम की तैयारियां करें, सेनेट के इलेक्शन कराएं इनसे ना, और उनकी कारकर्दगी पर इस तरह के आवाज़ें उठाएं जिस तरह आपने। नहीं, लोग तंग हैं इनसे ना, अगर ये बातें हो रही हैं तो लोग तंग हैं। मेरे पास आते हैं, मेरे पास उस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पीटीआई के जो आते हैं वो ऑफ कैमरा आते हैं, लेकिन बाकी तो आप देखें मेरे पास PMLN भी आती है, GY के लोग भी आते हैं, ANP के भी आते हैं, PTIP के भी, सारे पार्टी के आते हैं। PTI के आते हैं, वो कहते हैं यार बगैर कैमरे के हमें आना पड़ता है। वो कुछ है, हमारे दोस्त आते रहते हैं, मुलाकातें होती रहती हैं, तो सब आते हैं मेरे पास। और सब ये अच्छा, PTI वाले भी आते हैं बगैर कैमरे के? हाँ, क्यों नहीं आते? और जो बाकी पार्टियों वाले हैं वो कैमरे के साथ आते हैं? मतलब कैमरा अब आपने देखे आते रहते हैं। अभी भी जब चीफ जस्टिस साहब का वो था तो आपने देखा था कि अमीर मकाम सारे, अभी भी अमीर मकाम साहब, मौलाना रहमान साहब, अतुर रहमान साहब आते रहते हैं, मुलाकातें। वज़ीर आला साहब भी आए थे? हाँ, वो एक ऑफिशियल सेरेमनी गए थे, चीफ जस्टिस का वो था, उसके लिए आए थे। वो सेरेमनी के लिए आए थे और सेरेमनी ख़त्म हो चले। लेकिन आप दोनों बड़ी मुस्कुराहटों का तबादला भी कर रहे थे। वो शायद तंज़िया मुस्कुराहट भी हो सकती है। तंज़िया मुस्कुराहट, ये किस्म तो आपने नहीं दरियाफ्त कर ली। बस आप देखें ना, लिखें, किताब लिखा करें इसमें। तो इस वक्त आप मुझ पे भी तंज कर रहे हैं जो नहीं, मुस्कुराहटें तो किस्म की होती है, ज़रूरी नहीं एक किस्म की हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अमन और सलामती का गहवारा बने। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।